वेलकम बैक बच्चों। हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। जैसा कि पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अब हम यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते हैं, वो कभी कभी यूजफुल भी होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे यूजफुल होते हैं, कैसे हमारे लिए इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है। तो चलो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। डिकम्पोज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है डिकम्पोज, है ना, डिकम्पोजिशन। अब देखो डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन, द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस व्हिच मिक्स अप विद द सॉइल। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो हमारे अर्थ पे मरे हुए पेड़ हैं या फिर जानवर हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में मतलब तोड़ देते हैं। तोड़ के क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जो हमारे अर्थ पे मरे हुए जानवर हैं, पेड़ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं और फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस सिंपल सब्सटेंस कंटेंट न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। और ये जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है। कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है ना। ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सिंपल सब्सटेंस कंटेन किए रहते हैं। अब वो मिट्टी में मिल गए तो ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या हुए, मिट्टी में मिल गए। अब ये क्या होगा, जब दोबारा से प्लांट ग्रो करेगा तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन यूज करेगा, वो नया वाला प्लांट। तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन में जो मरे हुए पेड़ और जानवर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन्हें सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों में, उन सिंपल सब्सटेंस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम है। तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी में मिल जाता है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इफ देयर आर नो माइक्रोब्स देयर विल बी हीप ऑफ डेड बॉडीज। अब देखो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो क्या होता, हमारे पेड़, हमारे अर्थ पे मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों की भीड़ लग जाती, ढेर लग जाता है ना। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से नहीं मिक्स होते, फिर वो दोबारा से प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, है ना। समझ में आया इन्वायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, चलो बताओ। देखो, जब पेड़ पौधे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें तोड़ देते हैं, है ना। जब वो टूट जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के मिट्टी से मिल जाते हैं तो क्या होता है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, वो भी किससे मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है और दोबारा से प्लांट उसको ग्रो करने में यूज करता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो हमारे अर्थ पे डेड बॉडीज की ढेर लग जाती, है ना। तो ये था क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिकम्पोजिशन, है ना, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं। आई होप क्लीनिंग द एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्पफुल है दूध बनाने में, दही बनाने में, मेडिसिन बनाने में, इवन वैक्सीनेशन में भी। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। चैप्टर का क्या नाम था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है, वो तो हमने देख लिया। क्या क्या देखा
यूजफुल में, फर्मेंटेशन में हेल्प है, और एंटीबायोटिक्स में, वैक्सीनेशन में, कमर्शियली, इंडस्ट्रियली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, है ना। तो हमने तो यूजफुल वाला पार्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल वाला पार्ट। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है ना। Some of the microorganism cause disease in human beings, plants and animals, है ना। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, और एनिमल्स में भी, जानवरों में, इंसानों में, पेड़ पौधों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग आर कॉल्ड पैथोजन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पैथोजन। पैथोजन किसे बोलेंगे? डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे, है ना। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजन किसको बोलेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को खराब कर देते हैं, कपड़े को खराब कर देते हैं, लेदर्स को खराब कर देते हैं। ये सब कैसे खराब करते हैं, क्यों खराब करते हैं, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं? डिकम्पोजिशन करके। और ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? ये हमारे लिए बहुत तरीकों से हार्मफुल है। ये प्लांट्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सबको डिजीज कॉज करते हैं। और इसी डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं, है ना। जो पैथोजन होते हैं वो फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, कपड़ों को भी खराब कर देते हैं, लेदर्स को भी खराब कर देते हैं। अब देखो, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। तो हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बीमारियों को फैलाते हैं? क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब देखो, पैथोजन क्या था? हमने पैथोजन क्या पढ़ा था? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने साथ बीमारियों को कैरी करते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, है ना। तो उनको हम पैथोजन बोलते हैं। वो कहाँ इंटर्स? थ्रू आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब देखो, हमारे अंदर पैथोजेंस कैसे आ सकते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं वो हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं? हवा, हम सांस ले रहे हैं, वहां से भी आ सकते हैं। पानी हम पी रहे हैं, उसमें भी पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, वहां से भी हमारी बॉडी में आ सकता है। खाना, जो हम खाना खाते हैं, वहां से भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है ना। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब देखो, वो डायरेक्ट कांटेक्ट, पैथोजन हमारे अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट से भी आ सकता है ना। अगर एग्जांपल देखो, अगर कोई आदमी है, उसको सर्दी हुई है ना, उसको छींक आ रही है, तो तुम्हारे बगल में खड़ा है, वो छींकेगा, है ना। तो जब छींकेगा तो ऑब्वियसली उसके मुंह से कुछ तो निकलेगा, स्नीजिंग पार्टिकल्स निकलेंगे, तो तुम सांस लोगे, एयर में वो मिक्स हो गए, है ना। अब तुम सांस लिए, है ना, तुम तो फिट हो, इन्फेक्टेड तो वो है, तो तुमने डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ना, तो तुमने जब सांस लिया तो तुम्हारे अंदर पैथोजन चला गया और तुम उस बीमारी से इन्फेक्ट हो गए, है ना। तो कैसे ट्रांसमिट? डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब देखो, ऐसे ऐसे करके किसी ने मुंह लगा के, मतलब मुंह लगा के छींका, है ना, हाथ लगा के छींका। अब देखो, उसके हाथ में तो पैथोजेंस है ना, अब वो तुमसे आके हाथ मिलाएगा, तुमने हाथ मिलाया, तुम उसी हाथ से खाना खा लोगे, तो वो पैथोजन तुम्हारे अंदर गया। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी पैथोजेंस अंदर आ सकते हैं। और एनिमल्स, एनिमल के अंदर भी, कुत्ते को कोई बीमारी हुई है, तुम जाके कुत्ते को छुओ, उसको घुमाओ, तो वो बीमारी तुम्हारे अंदर भी आ सकती है, वो पैथोजन तुम्हारे अंदर भी डायरेक्टली आ सकते हैं। तो ये है डायरेक्टली कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं, बीमारियां फैल सकती हैं।
Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. अब देखो communicable disease क्या होता है? ऐसी बीमारियां जो कि एक infected person से healthy person में transfer हो जाए. कैसे? कैसे ट्रांसफर हो? एयर से, वाटर से, फूड से और फिजिकल कांटेक्ट से. तो ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. जैसे अभी मैंने छींक वाला एग्जांपल दिया. तुम तो हेल्दी हो, इन्फेक्टेड तो वो वाला आदमी है ना, उसने छींका, उसके पार्टिकल्स पैथोजेंस एयर में ट्रैवल किए, तुमने सांस लिया, तुम्हारे अंदर भी वो पैथोजन चले गए, तुम हो गए ना इन्फेक्टेड. खाना खाया उसने, खाना उसी गंदे हाथ से खाना खाया, उसी हाथ से तुमने उस वही खाने को तुमने भी खा लिया, फूड से भी ट्रांसफर हो गए, एयर वाटर से भी ट्रांसफर हो गए. तो ऐसे डिजीज जो कि एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर हो, तो ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. समझ में आया ना? कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं? ऐसे डिजीज जो कि एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में डायरेक्टली आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है ऐसे डिजीजेस के? एग्जाम्पल्स क्या है? कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है. ट्यूबरकुलोसिस हम हमेशा खांसते रहते हैं ना, जाओ तुम उसके कांटेक्ट में, तुमको भी हो जाएगा, है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज के, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बीमारियां हो जाती हैं, है ना? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. ये वाली लाइन अच्छे से समझ में आई ना? क्या था इसमें? पैथोजेंस हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं? हवा से, जब हम सांस ले रहे हैं, पानी से, खाने से, और जो भी हम सांस ले उससे हमारे अंदर पैथोजेंस आ सकते हैं. और भी वो हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट से. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर किसी एनिमल से, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम जाए तभी भी हमें वो बीमारी हो सकती है. फिर उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज है. यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? ऐसे डिजीज जो कि एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. ऐसे डिजीज के एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरकुलोसिस है. अब देखो, when a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air, the virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infections. अब देखो, जो एग्जाम्पल मैंने बताया क्या है? कोई एक इंसान है, उसे सर्दी जुकाम हो गया है ना? वो आके तुम्हारे बगल में खड़ा है. अब वो छींकेगा, छींकेगा तो कुछ तो ड्रॉपलेट्स आएंगी ना एयर में, कुछ तो ड्रॉपलेट्स आएंगी, वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस आएंगे, और तुम वहीं पे सांस ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भी वो वायरस जाएगा और तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्फेक्ट हो जाओगे. द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. जब तुम सांस ले रहे हो तो वायरस तुम्हारे अंदर आ गया है और तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे. There are some insect and animals which act as carriers of diseases causing microbes. अब देखो, कुछ कीड़े मकोड़े और कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि बीमारियां फैलाते हैं. कौन कौन है? हाउस फ्लाइज. देखो, मक्खी सबके घर में होती है, वो भी बीमारी फैलाने का एक बहुत बड़ा कैरियर है. हनी हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल किसका है? हाउस फ्लाई का. कैसे? द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा. अब जो हाउस फ्लाई है वो क्या करेगा? वो कचड़ों पे जाके बैठेगा, फिर वो एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सक्रेटा और फिर ऐसे गंदी गंदी चीजों पे जाके बैठेगा, फिर वही आएगा तुम्हारे ऊपर बैठेगा, खाने पे बैठेगा, फिर वही खाना तुम खाओगे. तो क्या है? इंसेक्ट भी है ना, इंसेक्ट ने वो वायरस, वो पैथोजेंस को कैरी किया और फिर आके तुम्हें दे दिया. तो एनिमल्स और इंसेक्ट भी ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमें बीमारियां फैलाते हैं, है ना? जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई का. तो समझ में आया? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, है ना? इसमें क्या है? पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे आ सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे, जैसे कोरोना था, हुआ था ना कोरोना. तो कोरोना में क्या होता था कि कोई है तो उसको सब क्या कर देते थे? आइसोलेट कर देते थे, एक कमरे में बंद कर, उसके कांटेक्ट में आओ तो तुम्हें भी कोरोना हो जाता है. तो ऐसे ही होता है. तो माइक्रो ये क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी बीमारियां फैलती हैं. ओके. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कम्युनिकेबल डिजीज है. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के थ्रू फैलता है. कैसे? एयर से, वाटर से, फूड से और फिर फिजिकल कांटेक्ट से.
है ना। यहाँ पे एक स्नीज वाला कॉमन कोल्ड का एग्जाम्पल दिया है। ये था तुम्हारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब देखो आगे क्या है, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या थे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। पैथोजेंस क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, यहाँ पे लिखा है। तो बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है वो भी बीमारियां फैलाता है, वायरसेस, पैथोजन, प्रोटोजोन्स और फंगी, ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, जिसको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारियां भी होती हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, दही बनाने में यूजफुल होता है, यूज होता है ना। अभी देखो ये तो बीमारियां भी फैला रहा है, तो दे आर फ्रेंड एंड फो बोथ, है ना। वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब पैथोजेंस हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे है मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। बीमारियां कैसे फैलती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कैसे फैलती हैं, है ना। बीमारियां कैसे फैलती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है और यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन है, इसके थ्रू इसे बीमारी कैसे फैला, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट से, हाथ मिलाया, डायरेक्ट कांटेक्ट से इसको बीमारी हो गई। फिर उसके बाद एयर के थ्रू, है ना, एयर के थ्रू भी पैथोजेंस ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, कॉमन कोल्ड वाला स्नीज, छींक वाली एग्जांपल देखा था ना हमने, ये जब छींकेगा, देखो छींक रहा है, तो इसके जो वायरस हैं ये क्या कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा है और ये वहीं पे सांस ले रहा है, तो इसके थ्रू भी ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो इसके कपड़े पहन रहा है, इसका जूठा खा रहा है, तो भी इसे क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। एनिमल से, इंसेक्ट से, मच्छर काट लिया, इसको मच्छर काटा, वही सेम मच्छर जाके इसको काट रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। एनिमल्स, डॉग्स वगैरह से, है ना, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये है मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। बहुत सारे कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, एयर के कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट और एनिमल्स, इंसेक्ट, सबके थ्रू कैसे ये हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है सिर्फ इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। तो देखो आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें चिकन पॉक्स वायरस, ये क्या है, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स वायरस ये क्या है, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में। क्या है, चिकन पॉक्स एक डिजीज है जो कि किससे होता है, वायरस से होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, वायरस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स कॉज्ड बाय अ वायरस इज, अब देखो इसमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि वायरस से होता है, A disease in human beings caused by a virus, ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि वायरस के थ्रू होता है, टाइफाइड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डाइसेंट्री होता है, या कॉलेरा, कॉलेरा तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। हमने देखा था जब हमने वायरस पढ़ा था तो उसमें हमने किसका डायग्राम देखा था, इन्फ्लुएंजा का, तो इन्फ्लुएंजा किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। Then the disease caused by a protozoan and spread by an insect is, अब देखो ऐसा कौन सा डिजीज है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है और किसी इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। जो हमने मैच द फॉलोइंग किया था तो उसमें क्या था, मलेरिया, मलेरिया कौन करता है, प्रोटोजोआ, तो उसमें इंसेक्ट कौन आया, हाँ, उसमें कौन सा इंसेक्ट, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज के थ्रू होता है। इसका आंसर बताओ, मलेरिया, इसका आंसर होगा मलेरिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, अब देखो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे करके इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके कमेंट में जरूर बताना इसके आंसर्स को। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज,
अब देखो मलेरिया किसके थ्रू होता है? हाँ, कॉकरोच से, हाउस फ्लाई से या बटरफ्लाई से? ये तीनों तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया किसके थ्रू होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसका आंसर होगा ए वाला। ओके, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे मोस्ट कैरियर, कॉमन कैरियर कौन है? हमने किसके बारे में पढ़ा था? हाउस फ्लाइज के बारे में पढ़ा था, है ना? वो क्या करते हैं? गार्बेज पे और ह्यूमन एक्सक्रेटा पे जाके बैठते हैं और फिर वो आके हमारे कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है, वो पैथोजेंस अपने साथ कैरी करते हैं। तो कौन है इसका एग्जाम्पल? हाउस फ्लाइज। अब देखो यहाँ पे है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किए गए कुछ ह्यूमन डिजीज हैं जो कि बहुत कॉमन है, तुम लोग को जानना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया, इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। अब देखो, keep the patient in complete isolation, keep the personal belonging of the patient away from those of the others, vaccination to be given at suitable age। अब देखो उनके बचाव का तरीका लिखा है यहाँ पे। देखो मीजल्स, ये वायरस के थ्रू होता है एयर के कांटेक्ट में, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर है। पोलियो, ये भी वायरस के थ्रू होता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के थ्रू होता है। ये एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से। जिसको ये बीमारियां होती है उसको क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको प्रॉपर आइसोलेट कर देना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उसे दूसरों से दूर रखना चाहिए। और वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। फिर देखो कॉलेरा और टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? वाटर या फूड से और वाटर से। इसमें क्या करना चाहिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। इसमें कॉलेरा और टाइफाइड में प्रॉपर हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपर हमें सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ को प्रॉपर हाइजीन में रहना चाहिए, है ना? कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। इसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली कुक्ड फूड खाने चाहिए, है ना? प्रॉपरली कुक्ड फूड, और हमें उबाल के पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। इसमें क्या होता है? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। जिसको हेपेटाइटिस ए होता है उसको कैसा पानी पीना चाहिए? बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब बॉइल्ड पानी, पानी उबाल के पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। अब देखो मलेरिया, तुम सब जानते हो किससे होता है? प्रोटोजोआ। इसका एजेंट कौन है? पॉजिटिव एजेंट कौन है? प्रोटोजोआ। किससे होता है? मॉस्किटो से, मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के? फीमेल एनाफिलीज, है ना? मलेरिया किसके वजह से होता है? किस मच्छर के? सारे मच्छर के काटने से नहीं, ओनली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से। यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेटेंट्स। अब देखो क्या करना चाहिए? हमें मच्छरदानी लगा के सोनी चाहिए, और फिर ओडोमॉस वोडोमॉस जो भी आता है वो सब लगा के रखना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। हमें अपने अगल बगल के एरिया को क्लीन रखना चाहिए। वहां पे पानी जमा करके, बहुत सारा पानी जमा हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है, तो वहीं पे क्या होता है? मच्छर आके पनपते हैं और फिर वो तुम्हारे घर में आते हैं। तो हम अगर अपने अगल बगल आसपास की जगह को साफ सुथरा रखेंगे तो मच्छर नहीं आ पाएंगे, और हमें प्रॉपर हाइजीन यहाँ भी मेंटेन करनी चाहिए, है ना? तो ये था कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये थे डिजीज, ये थे उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये था उनके बचाव का तरीका। मतलब अगर ये किसी को हो जाए तो उसे क्या क्या करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? ह्यूमंस के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट और ह्यूमंस में ही नहीं बीमारियां फैलाते, बल्कि बहुत सारे जानवरों में भी बीमारियों को फैलाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल फॉर
all like human, plants and animals. तो अभी हम animals के बारे में पढ़ रहे हैं. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. देखो anthrax ये क्या है? एक डिजीज है. किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है ना? ये क्या करता है? ये सॉइल में एक लेयर, एक स्पोर्स बना लेता है, एक लेयर बना लेता है ना? और जब एनिमल्स उस पे वो जाके वो खाते हैं तो उनके अंदर वो बैक्टीरिया एंथ्रैक्स चला जाता है और फिर वो बीमारी फैलाता है ना? ये ह्यूमंस में भी होता है ना? ये ह्यूमंस में भी होता है. फिर उसके बाद फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. ये फूट एंड माउथ डिजीज किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है ना? ये ज्यादातर फूट और माउथ में होता है. मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में घाव बन जाते हैं. ये ज्यादातर गाय और भैंस, काऊ और बुफेलोज में होता है ना? तो इसमें बैक्टीरिया और वायरस है ना बीमारियों को फैलाते हैं. बैक्टीरिया किसको वो करता है? एंथ्रैक्स को, है ना? एंथ्रैक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है. फिर वायरस, वायरस भी एक डिजीज कॉज करता है. कहाँ पे? फूट और माउथ में. यहाँ पे क्या होता है? जानवरों को मुंह में छाले पड़ जाते हैं और पैरों में घाव बन जाता है और खाना खाने में दिक्कत होती है. तो ये थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स में बीमारियों को फैलाते हैं, है ना? जैसे कि क्या था? हमने एंथ्रैक्स के बारे में पढ़ा और फूट एंड माउथ डिजीज के बारे में पढ़ा. कौन कौन इसके पैथोजेंस हैं? बैक्टीरिया एंड वायरस, है ना? यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी बीमारियों को फैलाते हैं. तो चलो आगे वाले स्लाइड में देखते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. चलो इसको देखते हैं. क्या है इसमें? एंथ्रैक्स के बारे में. द बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस प्रोड्यूस डॉर्मेंट स्पोर्स that can live in the environment like soil for a long time, even decades. ये क्या करते हैं? सॉइल में ऐसे स्पोर्स बना लेते हैं ना. बैक्टीरिया एक लेयर बना लेती है, स्पोर्स की लेयर बना लेती है. फिर क्या होता है? when spores get into the body of an animal or a person, a place rich with water, sugar and other nutrients, they can be activated. अभी यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एक्टिव नहीं है. ये एक्टिव नहीं है. जब ये किसी एनिमल और फिर ह्यूमन के अंदर जाएगी तब ये बैक्टीरिया क्या होगी? तब ये एक्टिव होगी और टर्न इनटू एक्टिव ग्रोइंग सेल्स. और जब वो हमारे अंदर जाएगी तो वो ग्रो करने लगेगी, वो बढ़ने लगेगी, एक्टिवेट हो जाएगी. व्हेन दे बिकम एक्टिव, जब वो हमारे बॉडी में जाके एक्टिव हो जाएंगे, हमारे या फिर किसी भी जानवर के बॉडी में जाके एक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा? The bacteria can multiply, spread out in the body, produce toxins and cause severe illness and death. तो वो हमारी बॉडी में बीमारियों को फैलाएंगी, टॉक्सिन्स रिलीज करेंगी, पॉइजन्स फैलाएंगी, टॉक्सिन जहरीले पदार्थ है ना, टॉक्सिन जहर को फैलाएंगे. तो इससे क्या होगा? बीमारियां होती हैं और कभी कभी इससे डेथ भी हो जाता है. और बाकी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. वायरस के थ्रू फूट और माउथ डिसीज भी होता है. पैरों में घाव बन जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं. ये बेसिकली गाय और भैंस को होता है. यहाँ पे देखो, है ना? देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, है ना? ये क्या हो गया? मुंह पे घाव घाव बन गया है. देखा? तो ये था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. ये था एंथ्रैक्स और ये फूट एंड माउथ में जो वायरस के थ्रू डिजीज कॉज होता है वो. फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. हमने अभी तक ह्यूमंस का पढ़ लिया, एनिमल्स का पढ़ लिया. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कॉज डिजीज इन प्लांट्स. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स में डिजीज को कॉज करते हैं. several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crop. For some such plant disease, they can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. देखो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल और ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं वैसे ही ये प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं. बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स में, जैसे गेहूं में, चावल में, आलू में, शुगर केन, गन्ने में, ऑरेंज में, एप्पल में
और भी अदर प्लांट्स में बीमारियों को फैलाते हैं। अब देखो, अगर उन्हें बीमारी लग जाती है तो क्या हो जाता है, द डिजीज रिड्यूस द, तो अगर प्लांट्स को बीमारी हो जाती है तो क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, वो क्रॉप्स को अच्छे से यील्ड नहीं कर पाते, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके प्रोडक्शन में रिडक्शन आ जाता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। तो इसीलिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, है ना। जब प्लांट में बीमारियां लग जाती है तो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं जिससे वो माइक्रोब्स को मार सके और प्लांट फिर से अच्छा हो जाए। तो ये था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स में ही नहीं डिजीज कॉज करते हैं, वो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे गेहूं में, चावल में, आलू में, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल्स, और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं। और जब उन्हें ये डिजीज लग जाती है तो क्या होता है, उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन आ जाता है। और हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड से और भी बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट को यूज करके हम इन माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं और दोबारा से प्लांट को बचा सकते हैं। देन डिजीज कॉजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैच्ड करेक्टली। अब देखो, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच है। फूट एंड माउथ प्रोटोजोआ, अभी हमने पढ़ा एनिमल कॉजिंग में, तो फूट और जो माउथ था वो प्रोटोजोआ से नहीं हो रहा था, नहीं, वो वायरस से हो रहा था, है ना, वायरस से हो रहा था। स्लीपिंग सिकनेस, बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, टोबैको, मोजैक, वायरस। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। स्लीपिंग सिकनेस, बैक्टीरिया, ये तो गलत है। रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, हाँ सही है, इससे होता है। टोबैको, मोजैक, वायरस से होता है, सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, 3 and 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3 and 4 ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में रस्टिंग किससे होती है, फंगस से होती है। टोबैको, मोजैक किससे होता है, वायरस से होता है ना। बाकी ये दोनों तो ऊपर वाले गलत हैं, ठीक है ना। अब देखो, सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने कुछ कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स के बारे में है। देखो, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट का एक डिजीज है, ये प्लांट का एक डिजीज है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, एयर के थ्रू। फिर उसके बाद रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, फंगी से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और सीड्स। फिर येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, भिंडी को क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर और ओकरा, है ना, ये किससे होता है, वायरस से होता है। इंसेक्ट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज हैं, उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब पैथोजेंस, वो किसके थ्रू फैलते हैं, और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या क्या डिजीजेस हैं, सिट्रस कैंकर है, रस्ट ऑफ व्हीट है, येलो वेन मोजैक ऑफ ओकरा है। और ये किसके किसके थ्रू फैलते हैं, बैक्टीरिया के, फंगी के और वायरस के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मोस्टली एयर, सीड्स एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज इन प्लांट्स, है ना, ये कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। TMV, इसका क्या है, टोबैको मोजैक वायरस, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोजैक वायरस। सिट्रस कैंकर, रस्ट एंड स्मट डिजीजेस, है ना। देखो इस पिक्चर्स को ध्यान से, देखो क्या है, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। इसमें क्या होता है, टोबैको के पत्तों पे ना मोजैक जैसा कुछ बन जाता है, ऐसे चितकबरा जैसा कुछ तो बन जाता है, जिससे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और हरे पत्ते धब्बे वाले दिखते हैं, है ना। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये मोस्ट ऑफ द सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स में। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। रस्ट एंड स्मट डिजीजेस, ये क्या होता है, ये फंगस से होता है। रस्ट, इसमें क्या होता है, गेहूं के पत्तों पे ना ऐसे रस्ट, भूरे या नारंगी रंग का कुछ तो ऐसे बन जाता है, रस्ट टाइप का ऐसे बन जाता है ना। यहाँ पे देखो, गेहूं के पत्तों पे ऑरेंज कलर का कुछ तो ऐसे बन गया है, रस्ट लग गया है। इससे क्या होता है, जो व्हीट के जो ग्रेन्स होते हैं, ये उनके प्रोडक्शन में भी अफेक्ट करता है,
और उनके जो ग्रेन्स का जो पाउडर बनता है ना वो भी काले रंग का बनता है। तो ये है कुछ डिजीज जो प्लांट में होते हैं, जैसे टीएमवी है, टोबैको मोज़ैक वायरस है। यहाँ पे देखो ये है ना, इसमें पत्ते मोज़ैक जैसा मॉडल बन जाता है, कुछ तो ऐसे बन जाता है ना। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऐसे चितकबरा बन गया है। ये पत्ते क्या करता है, ये वायरस पत्तों को पीला कर देता है और हरे धब्बों वाला दिखता है। फिर सिट्रस कैंकर, यहाँ पे देखो पत्तों पे स्पॉट बन गया है ना, फ्रूट्स पे स्पॉट बन गया है। तो ये क्या बैक्टीरिया के थ्रू होता है और इस यहाँ पे फ्रूट्स में ऐसे और पत्तों में स्पॉट्स बन जाते हैं। फिर रस्ट एंड स्मट डिजीजेस, इसमें क्या होता है, गेहूं के पत्तों पे ऐसे नारंगी रंग का, ऐसे नारंगी या हल्के भूरे रंग का एक कवरिंग आ जाता है, जिससे क्या होता है, इसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और इसके जो ग्रेन्स होते हैं, जो पाउडर बनता है, वो भी कुछ काले रंग का बनता है। तो ये थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं और ये उन डिजीज के नाम थे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे यूजफुल होते हैं। फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे चैप्टर का क्या नाम था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं। तो पहले हमने पढ़ा क्लीनिंग में वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं, कैसे वो डिजीज कॉज करते हैं। फिर हमने पैथोजेंस देखा, पैथोजन किसे बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। फिर हमने देखा कि ये पैथोजेंस कैसे ह्यूमंस में और प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीजेस को फैलाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।